नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपके इन्वेस्टिंग करियर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या नहीं है। तो सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी स्टॉक के बारे में टिप दी, क्या वो फंडामेंटल एनालिसिस है? नहीं। किसी फ्रेंड का आपको किसी स्टॉक के बारे में टिप देना फंडामेंटल एनालिसिस में कंसीडर नहीं होता है। सपोज आपको कहीं से पता चला कि मार्केट के बड़े इन्वेस्टर्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हैं और उसमें बाइंग कर रहे हैं, ये पॉइंट भी फंडामेंटल एनालिसिस में कंसीडर नहीं किया जाता। आपको कहीं से ये पता चला कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में काफी तेजी से ग्रोथ होने वाली है, ये पॉइंट भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आगे आने वाले टाइम में मार्केट को कंट्रोल कर सकती है और उसके बेसिस पर अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर नहीं आता है। अगर आपको बर्गर पसंद है, जीन्स पसंद है, पिज्ज़ास पसंद है, स्मार्टफोन्स पसंद है और आप अपनी पसंद के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं तो ये सिनेरियो भी फंडामेंटल एनालिसिस के में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होती क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी सिक्योरिटी जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में उस कंपनी के अंडरलाइंग इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल फैक्टर्स के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। यानी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस एक्चुअल कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है या सस्ता है, ये डिसाइड हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर करते हैं। सो सपोज किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कहा जाएगा कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। सिमिलरली अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उसके आसपास है तो कहा जाएगा कि वो कंपनी फेयरली प्राइस्ड है। इसी तरीके से अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको एक कंपनी चूज करनी है और उस कंपनी पर फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक कंपनी चूज करिए जो आपको पसंद है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है और मार्केट में उस इंडस्ट्री और उस कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है, उस पर आपको अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। दूसरा स्टेप है अब आपको उस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना है और उन पर अपनी एनालिसिस करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज। अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी नंबर्स मिलते हैं उनके बेसिस पर आपको फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ये फाइनेंशियल रेशियोज हो सकते हैं जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम शॉर्ट में पीई रेशियो कहते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो जिसे हम पीबी रेशियो भी कहते हैं, करंट रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न टू इक्विटी रेशियो। जब आप उन रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उन रेशियोज को आपको उस इंडस्ट्री के पीयर्स और उसके अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैनेजमेंट और गवर्नेंस को एनालाइज करना है। आपको ये रिसर्च करनी है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसी है, उनका कितना एक्सपीरियंस है और उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इसके बाद आपको इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स पर रिसर्च करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि ब्रॉडर इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा चल रहा है और उन ट्रेंड्स के हिसाब से क्या कंपनी की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ इजाफा हो सकता है। इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड के साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं, जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितने हैं, मार्केट में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है और साथ ही साथ कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, उसको भी आपको कंसीडर करते हुए फंडामेंटल एनालिसिस करनी है।
तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, इंडस्ट्री ट्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पर एक रिसर्च करके एक एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पर एक पोटेंशियल जजमेंट लेना होगा। उस जजमेंट के हिसाब से आपको उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट करनी होगी। तो जब आप उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर वो मार्केट में फेयरली प्राइस्ड है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। हम अपने आने वाले वीडियोस में इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इतना टाइम नहीं है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप अपने पैसों को डायरेक्टली ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETFs बेसिकली मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। तो जब भी आप ETF में निवेश करते हैं तो जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करता है, सिमिलरली ETFs भी उसी रेशो में परफॉर्म करते हैं। तो चलिए समझते हैं किसी भी इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं टिप फ्रॉम अ फ्रेंड। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई टिप दी कि ये स्टॉक काफ़ी तेजी से बढ़ने वाला है। उस टिप को इंश्योर करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो टिप आपको मिली है वो सही है या नहीं। इससे आप अपने स्टॉक में होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, बिग इन्वेस्टर्स बाइंग सम स्टॉक। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के कुछ बड़े इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने वाले हैं तो उस कंडीशन में आपको उन स्टॉक्स पर फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी और उसके बाद ये डिसाइड करना होगा कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पैसों को निवेश करना है या नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट के बड़े इन्वेस्टर हमेशा सही डिसीजन ही लेते हैं। काफ़ी बार बड़े इन्वेस्टर्स भी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपको पिज्ज़ास, बर्गर, जीन्स, स्मार्टफोन्स सब पसंद है तो क्या आपको उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपको उन पर्टिकुलर कंपनीज में अपने पैसों को निवेश करने से पहले उनके फंडामेंटल फैक्टर्स को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आपको ये पता चलेगा कि उस कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी है और वो फ्यूचर में कितनी ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अ ग्रेट स्टोरी लाइक AI और सोलर और EV। तो जैसा कि आप लोगों ने आजकल मार्केट में सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आ रहा है, सोलर एनर्जी का टाइम आ रहा है। आपको उन कंपनीज में अपने पैसों को निवेश करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चेक करना होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल में कोई इम्पैक्ट आ सकता है या नहीं। तो मार्केट में एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो बहुत सारे बिजनेसेस उसी इंडस्ट्री में ओपन होने लगते हैं, जिस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके के किसी भी पर्टिकुलर हाइप्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लुकिंग फॉर फास्ट ग्रोथ। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उन स्टॉक्स को ढूंढने में मदद करता है जहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, फंडामेंटल्स को काफ़ी डिटेल में एनालाइज करते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है और आप अपने पैसों को उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना क्रेडिबल है। फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आपको पता चलता है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट कितना सही बोल रहा है, क्या वो कुछ प्रॉब्लम एरियाज को अपने इन्वेस्टर से छुपा रहे हैं। तो इस तरीके की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही मिलती है। और अगर आप मार्केट में कुछ सस्ती कंपनीज को ढूंढ रहे हैं तो ऐसी कंपनीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही मिल सकती हैं। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो कंपनी किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आप पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी मार्केट में अंडर वैल्यूड है। इसी तरीके की अंडर वैल्यूड कंपनी में निवेश करके आप मार्केट में काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अब समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
सबसे पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट एक वीकेंड लग सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है डल प्रोसेस। अब क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना होता है, उनके बैलेंस शीट, उनके कैश फ्लोज पर डिटेल्ड रिसर्च करनी होती है, तो इस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस एक डल या बोरिंग प्रोसेस हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास चार्ट्स होते हैं और चार्ट्स को हम इजीली देखकर उनमें कुछ पैटर्न्स निकाल सकते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस जैसा ग्लैमर नहीं होता है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए एक बोरिंग प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि आपको क्या खरीदना है, पर फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि कब खरीदना है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी की परफॉर्मेंस निकालते हैं तो वो कंपनी परफॉर्मेंस आपको ये नहीं बताता कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को कब खरीदना है। कंपनी परफॉर्मेंस को देख के या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदना है। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक कब खरीदना है ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ही पता चलता है। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज बनाई हुई है। उसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली पास्ट ईयर के डेटा पर फोकस करता है। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको प्रीवियस फाइनेंशियल डेटा की जरूरत पड़ती है। तो सपोज आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रीवियस ईयर डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, पर उस कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हो चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो जो आप प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज कर रहे हैं उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरीके से जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डेटा को पब्लिक करती है तो वो जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है वो क्वार्टर एंड के काफी दिनों के बाद मिलता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फेक डेटा। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट में फेक डेटा क्रिएट करती हैं और फेक डेटा को मार्केट में पब्लिश करती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जिन डेटा पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो डेटा फेक है या नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो चलिए हमने इस वीडियो में जिन भी पॉइंट्स को कवर किया है उसको क्विकली समराइज करके समझते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फिर फेयरली प्राइस्ड है। फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या वो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट कर रही है या नहीं। सिमिलरली फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने एसेट्स और रिसोर्सेज का कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितनी आगे है। फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अपने पीयर से कितनी मजबूत या फिर कितनी कमजोर है। और साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस करके आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से समझ आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से रेशियोज, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी इनकम स्टेटमेंट्स का यूज करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।